नमस्ते संजय भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते भाई साहब। बहुत कम लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है चाइना का, क्योंकि मौका नहीं मिलता है जाने का। ट्रू। और बहुत सारी बंदिशें भी हैं, मीडिया में भी आप सब कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकते, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो आपके साथ हम एक कॉन्वर्सेशन जो करना चाह रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि आप धंधा करते हो चाइना में भी और अमेरिका में भी, और आप के पास एक इनसाइडर व्यू है जो आप बता सकते हो भारतीय लोगों को कि चाइना किस तरीके से उस सिचुएशन में आया कि वो एक वर्ल्ड की फैक्ट्री बना, और उससे हम थोड़ा सा सीख सकते हैं कि हमारे अंदर जो है क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या हम उनसे सीख सकते हैं। क्योंकि चाइना ने भी किसी से तो सीखा ही है, चाहे यूएस से सीखा है, चाहे जापान से सीखा है, जैसे कोरिया से सीखा है। तो हमको भी एक सक्सेसफुल कंट्री जो बन रही है उससे सीखना चाहिए, और बहुत कुछ सीखने को है। अगर हम आजकल देखें, एक्सपोजर हमारा उतना नहीं है, तो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि चाइना कितना आगे है हमसे, और ये एडमिट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब वो है ना कि सनलाइट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो आप अगर दिखाओ लोगों को कि चाइना के शहर कैसे दिखते हैं आज, और किस तरीके से उसका कंपैरिजन आप इंडिया के शहरों से करो, और वो दिखाओ कि हम कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। कि अगर लोगों को दिखाओगे ही नहीं कि कितना डिफरेंस है, तो पता कैसे चलेगा? लोग डिमांड कैसे करेंगे कि हमको भी वो चाहिए? अगर वो कर सकते हैं जो हमसे पीछे थे, तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव आपसे जानना चाहता था और दो लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए आपको बुलाया। तो आप थोड़ा बताइए कि चाइना के बारे में, आप इतना डील करते हैं, आप इतना बिजनेस करते हैं, क्या है चाइना? पर्सनली मैंने फील किया, ये एक थोड़ी सी हार्ड स्टेटमेंट हो जाएगी आपके चैनल पे। मैंने ट्रैवल किया है कंट्रीज़, लोग जो बिजनेसमैन हैं जो चाइना में ट्रैवल करते हैं उनको भी ये बात पता है। चाइना इज़ द ओनली वन कंट्री जहाँ पे इंडियंस की रिस्पेक्ट होती है। दैट आई पर्सनली फील कि जो बेसिक इंडियन की, मैं मतलब एक लग्जरी सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक बेसिक। जैसे मैं एज ए ट्रैवलर वहाँ पे जा रहा हूँ और मेरे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, मैं लिमिटेड मतलब मेरे को रोड पे ट्रैवल करना है, हर चीज़ करनी है। तो वो चीज़ें मुझे वहाँ पे जो ऑन रोड लगी, वहाँ पे हर कोई इंडियंस को देख के हेल्पफुल नेचर से उनसे बात करता है। फर्स्ट जो मुझे ये एक बेसिक सी मतलब इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। और सेकंड उसके बाद क्या है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा कनेक्ट कर लेता हूँ बिज़नेस पर्सपेक्टिव से। तो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, आप चाहे इंडियन हो, चाहे आप अमेरिकन्स हो या यूरोप से हो, वो उनको मतलब है अपने बिज़नेस से। आप उनको बिज़नेस दे रहे हो, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हो, वो आपको क्वालिटी दे रहे हैं। तो क्वालिटी जो है, क्योंकि मैं धंधे वाला आदमी हूँ, ज़्यादा मैं बात करूँगा धंधे पे, मैं ट्रैवल ब्लॉगर टाइप से हूँ नहीं, तो मैं सिटीज़ को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा बिज़नेस को, जो हमारी जो आज की यंग जनरेशन है उनको चाइनीज़ से सीखना चाहिए। और वो अगर हम वो सीख लेंगे सर, तो आने वाला जो 10 साल है वो हमारे देश को काफ़ी डेवलप कर देगा। बेसिक चीज़ें आनी ज़रूरी हैं, क्योंकि वो कोई एजुकेशन सिस्टम आपको नहीं सिखाता, कोई गवर्नमेंट आपको नहीं सिखाती। गवर्नमेंट आएंगी जाएंगी, जॉब इतने 130 करोड़ लोग हैं हम, सभी को जॉब दे पाना किसी भी सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। एक ही तरीके से सर्वाइवल हो सकता है जब लोग अपना बिजनेस करें, करेक्ट। और बिजनेस भी, जब हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, हम कंज्यूमर तो हैं ही और हम एक्सपोर्ट भी करें, करेक्ट। क्योंकि दुनिया की सबसे सस्ती चीप लेबर अपने इंडिया में ही है, करेक्ट। और यंग देश भी, हमारा देश जो है बहुत ही यंग देश है। अब इस यंग एनर्जी को सही जगह पे यूज़ करना, अब ये अगर हो जाए इस टाइम पे, जो मेरा पर्सपेक्टिव इंडिया में काम करने का या इंडिया में वीडियो बनाने का सिर्फ ये है, जो हमारी यंग जनरेशन है वो आज अगर ये चीज़ें कैप्चर करके कुछ बिजनेसेस, जो मैं अपनी जो मेरी सोच है एक कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी बनाने की, जिसमें मैं बार बार कहता हूँ कि वो बिजनेस कम्युनिटी कैसी होगी, वो एसोसिएट होगी चाइना की तरह। ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने लोगों के पास पूरे देश का पैसा चला जाए, वो पैसा जाना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए बिजनेसेस में। कि एक बिजनेस ग्रो कर रहा है तो टैक्स रिस्ट्रिक्शंस है, उस टैक्स रिस्ट्रिक्शन से आपके स्टार्टअप्स में ग्रोथ आ रही है,
करेक्ट सर। तो जब ये चीज़ें ये ऐसी कम्युनिटीज़ बनेंगी, लोग एक दूसरे को डेवलप करेंगे। हमें नहीं बनना मतलब कि भाई एक इतना बड़ा गैप नहीं करना, हमें गैप कम करना है। तो ये जैसे हम चाइना की बात कर रहे थे, वहाँ पे जो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ नहीं है उतना जितना जैसे यूएस की हम बात करते हैं, तो वो मॉडल क्या है जो हमको, आपने कहा ना कि एक दो लोगों के हाथ में वो पूरी कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए वेल्थ का। हाँ। तो आपने एक कॉन्सेप्ट बताया कि जो एसोसिएशंस हैं उसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ बिजनेस करके आगे बढ़ें, वो क्या है कंसेप्ट? चाइना में यंगस्टर अपनी ट्रेडिंग कंपनी ओपन करते हैं। मैं सबसे बड़ा श्रेय उस चीज़ का देना चाहता हूँ जैक मा को। देखिए वो एक टीचर थे और उनका एक विज़न था अपने देश को लेके। जैक मा ने जो अपने देश के लिए किया, अली बाबा बना के, उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे देश की छोटी छोटी जो कंपनियां हैं या हर घर से जो बच्चा है जो ट्रेडिंग करना चाहता है, उसको जो कंपनी ओपन करना चाहता है, उसने लाइसेंस लिया कंपनी का और अपना एक ट्रेड अकाउंट ओपन किया। अब वो फैक्ट्रीज से क्या होता है, चाइना के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, ईयू मार्केट। आप उस मार्केट को घूमोगे तो आपको उस मार्केट को पूरी को घूमने में करीबन 1 साल लग जाएगा। वो अच्छा। इतनी बड़ी मार्केट है। 1 साल? फैक्ट है ये। अगर आपको उस मार्केट को घूमना है और उस मार्केट की एक एक शॉप पे जाना है, प्रोडक्ट देखना है, आपको 1 साल चाहिए। आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, वहाँ पे करीबन 1 लाख शॉप होंगी, सॉरी वहाँ पे करीबन 10,000 शॉप्स होंगी। आप किसी भी शॉप पे चले जाओ और आप उनको सैंपल के लिए बोलो और आप कहो कि मैं 5 टाइम पैसे दे रहा हूँ, आप मेरे को ये सैंपल दे दो। दे नॉट गिव यू द सैंपल। वो आपको ये कहेंगे कि आपको कितने कार्टन लेने हैं वो बताओ। आप समझ सकते हैं होलसेल मार्केट, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल, और वहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा एक कंज्यूमर जो हमारा ही एक तरीके से मिडिल क्लास जो बंदे आईटी में जॉब कर रहे हैं, या तो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं, वही मॉल में जाते हैं, हम अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं। हमारे पास अभी वो होलसेल वाले रिसोर्सेज, उस तरीके की मार्केट, उस तरीके के ट्रेड्स अवेलेबल नहीं है जो फैक्ट्री से यंग जनरेशन को कनेक्ट कराएं। और फैक्ट्री से सप्लाई भी वैसी होनी चाहिए जैसे चाइना में अपने देश के एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, स्टार्टअप्स के लिए है, कि अगर आपको ओईएम कराना है। ओईएम क्या होता है? जैसे सर ओईएम क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स ईयरफोन है और आपको अपने ब्रांड में वो ले ईयरफोन लेते हैं कि ये माइक है, ये माइक है। हाँ। जो भी ये DJI का माइक है या रोड का माइक है। अब ये माइक जो है आपको अपनी स्पेसिफिकेशन में अपने ब्रांड के अंदर बनाना है, अपने डिज़ाइन में, वो ओईएम हो गया। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि फैक्ट्रियों के लिए एक जोन है और उन फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। लेट्स सपोज कोई गिम्बल बना रहा है तो उसके पास ना आपको थाउजेंड्स ऑफ गिम्बल के वेरिएशन मिल जाएंगे और कई हजारों जो वेंडर्स हैं या कई हजारों जो ट्रेडिंग कंपनीज है वो उनके साथ कनेक्ट हैं। अब वो क्या करेंगे, वो अपने अपने ब्रांड से, अपने अपने ट्रेडमार्क से उन्हीं गिम्बल्स पे अपना प्रिंट कराएंगे, नाम, पैकेजिंग अपनी कराएंगे और मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। तो जो वो प्रोडक्ट होगा, इतने सारे ब्रांड डेवलप हो गए, तो उसको किसने बेच दिया सर? उसको बेच दिया वहाँ की फैक्ट्रीज ने। प्लेटफॉर्म किसने दिया? जैसे मैं अली बाबा की बात करूँ, अली बाबा ने एक प्लेटफॉर्म दिया एक्सपोर्टर के लिए जो B2B मार्केट में नहीं आ सकते। देखो जो बड़े बिजनेसमैन थे, जो जैसे इंडिया में मैं बात करूँ, सदर मार्केट है आपके नियर बाय दिल्ली है, ठीक है, ऐसे बॉम्बे में भी मार्केट है। तो वहाँ पे जो इम्पोर्टर है उन्होंने जो माल ले लिया वही हर शॉप पे आपको दिखाई देगा। यही हो रहा है, करेक्ट। बट चाइना में क्या है, चाइना ने लोकल जो होलसेल मार्केट्स हैं उन होलसेल मार्केट्स में मॉल बनाए हुए हैं और उन मॉल के अंदर छोटे छोटे आउटलेट है, या तो फैक्ट्री के आउटलेट है या ट्रेडिंग कंपनी के आउटलेट है। क्योंकि एक फैक्ट्री लिमिटेड टाइप ऑफ आइटम बना सकती है, बट ट्रेडिंग कंपनी मैनी फैक्ट्री से प्रोडक्ट लेके एक जगह उसको ट्रेड कर सकती है और प्राइस जो थोड़ा सा वेरिएशन आता है उसमें कस्टमर को चैलेंज भी नहीं है। लेट्स सपोज मैं ही ट्रेडिंग कंपनी हूँ इंडिया में और यहाँ पे ऐसा फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए कि ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं और मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, जैसे वहाँ पे होलसेल मार्केट है जहाँ पे फॉरेन का कस्टमर भी आ रहा है, इंडियन कस्टमर भी आ रहा है, इंडियन B2B का कस्टमर आ रहा है जिसको अपना ऑनलाइन बेचना है, ई-कॉमर्स करना है, तो मैं ये सर्विस इजीली स्टार्ट कर पाऊँगा। तो ऐसा इकोसिस्टम हमारे इंडिया को चाहिए। अगर मैं कोई भी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाऊँ, ऐसा हो जाए वैसा न हो जाए, वो नहीं होगा। ये चीज़ें हैं जो हमें चाइना से सीखनी चाहिए, प्रैक्टिकल बातें हैं।
तो इसके लिए सर सभी को मिलके काम करना होगा। तो मतलब आप कह रहे हो कि फैक्ट्री, ट्रेडर्स और जो यूथ है, हाँ, वो सबको चेन connect नहीं होना बन पा रही है यहाँ पे चेन नहीं बन पा रही है सर। अब फैक्ट्री से जो ट्रेडर है, वो ट्रेडर जो इंडिया में है, ये थोड़ा सा अपोजिट है। जो बिजनेस को समझने का तरीका है इंडिया में एज कम्पेयर इंडिया में जो बिजनेस को डील करने का तरीका है फैक्ट्रीज के साथ, वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू चाइना। समझाइए थोड़ा। सर मैं समझाता हूँ। चाइना में एक कॉलेज से पास आउट बच्चा है जिसने अपनी इंटर्नशिप की है। उसका कॉलेज में एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए उसने अपने आप प्रिपेयर किया कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये बनाना है, ठीक है। सो वो बच्चा उस गैजेट के अराउंड जो प्रैक्टिस कर रहा है, तो फैक्ट्री उसको भी सपोर्ट कर रही है उसके प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो कहती है तू अपना एक कस्टमर, अपना एक पीओ लिया, ऑर्डर लिया, अगर तेरी कैपेसिटी खुद से है तो तू खुद से अपना वो, मतलब अगर तेरी कैपेसिटी है कि तू फंड्स बर्न करके उस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकता है, तो तू उस प्रोडक्ट को डेवलप कर, करेक्ट, और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर। और मार्केट में, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें जब होलसेल शॉप्स ही इतने लाखों हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो सैंपल बांटने जाएगा तो उसके कई हजार पीस तो वैसे ही वो परचेज कर लेंगे एज ए सैंपल। क्योंकि एक ट्रेडिंग, मान लो एक मॉल है, उस मॉल में एक शॉप है जो सिर्फ B2B वालों को डील कर रही है। अब उसको अपनी शॉप के अंदर 2000 SKUs रखने हैं, 2000 SKU रखने हैं। तो जब आप एक बच्चे कॉलेज से निकले हो, आपके पास एक प्रोटोटाइप है, आपने 500 पीसीस बनाए हैं, एक सैंपल मेरे को रख दिया और मैंने उस सैंपल की कॉस्ट आपको दे दी। फैक्ट्री ने आपको हेल्प की वो सैंपल बनाने के लिए, क्योंकि फैक्ट्री को पता है इन फ्यूचर अगर उसका ऑर्डर आता है मार्केट से, सारी चीजें देखो कैसे कनेक्ट हो रही है। मार्केट में आ रहा है, इंडियन भी जा रहा है, मार्केट में आ रहा है यूरोप का भी कस्टमर, मार्केट में आ रहा है अमेरिका का भी कस्टमर, सभी आ रहे हैं मार्केट में, देख रहे हो। उसको नहीं पता कि एक बच्चे ने डिजाइन किया है या इसका पेटेंट किसी बड़ी कंपनी ने ले रखा है। उसको प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसने उस होलसेलर को कहा कि मुझे इसके 50 कार्टन चाहिए। वो उस बच्चे को कांटेक्ट करेगी, बच्चा फैक्ट्री को करेगा, फैक्ट्री उस माल को सप्लाई कर देगी, सिंपल। सो ये कनेक्शन जो है बहुत सिंपल है, ग्राउंड लेवल का कनेक्शन है। तो इसके लिए सर सेक्रीफाइस करना होता है, हमारी फैक्ट्रीज को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि आगे जाके, क्योंकि एक टाइम के बाद देखो उनके पास भी मास प्रोडक्शन होगी, छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। इन्वेस्टर का पैसा खराब करने से कोई फायदा नहीं है, उससे बेटर तो लाला कंपनीज हैं, अपना अच्छे से धंधा चला लेती हैं। उससे बढ़िया धंधा कोई नहीं है इंडिया में लाला कंपनी जैसा, क्योंकि बहुत अच्छे से वो चल जाता है। बट जब मतलब ये चीजें होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग जो पावर हाउस जो बोलते हैं कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कैसे बना, तो ये ऐसे बना। सर ऐसे बना, देखो क्या होता है, जहाँ पे क्योंकि आप हर चीज का अगर कोई भी निकल रहा है, आप हर एक को अगर फैक्ट्री से लिंक कर दो, तो मतलब आप सोच सकते हो कि क्योंकि आइडियाज आपकी, सबके पास अपना आइडिया है, हर बच्चे के पास अपना आइडिया कि मुझे ये बनाना है। किसी को हर रोज फील होता होगा ना कि ये माइक अच्छा नहीं है, ये कैमरा अच्छा नहीं है, तो वो उस पर काम कर रहा है, वो इंटर्नशिप कर रहा है और वो सब बना रहा है। और आप देखो कि कितना मास प्रोडक्शन होता है, और वहां पे ऑलरेडी एक फैक्ट्री तो बन ही चुका है वो वर्ल्ड का, तो वहां पे कस्टमर तो सब आ ही रहे हैं एंड दे आर गिविंग ऑर्डर्स। और ये तो मतलब जो सप्लाई चेन और वो आपका पूरा इंटीग्रेशन है फैक्ट्री टू ट्रेडर्स का, दैट इज ब्रिलियंट सर। वही, और हमारे लोग जाते हैं वहां पे, मतलब आप चाइना वाले बच्चे तो छोड़ ही दीजिए, हमारे लोग जाते हैं कि भाई हमको यहाँ पे बेचना है, उसको यहाँ पे लेके आते हैं वो लोग। सर हमारे लोग, आप खाली इंडिया से इसको कनेक्ट मत कीजिए, अमेरिका में भी B2B इंडियंस ही कर रहे हैं बिजनेस, इंडियन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी इंडियन कर रहे हैं बिजनेस, दुबई में भी इंडियन बिजनेस कर रहे हैं, कनाडा में भी इंडियन बिजनेस कर रहे हैं। दे ऑल्सो बाई फ्रॉम द चाइना, सेम प्रोसेस है। वो सिटीजन है वहाँ के, जैसा दिमाग इंडियंस का है सर, वर्ल्ड में वैसा दिमाग कहीं पे भी नहीं है। हमें उसको सही तरीके से यूज करना है। वो इंडिया में क्यों नहीं काम आ रहा सर? इंडिया में क्यों नहीं काम आ रहा सर? उसका कारण ये है कि हम थोड़ा डिस्कनेक्ट हैं जो रियल चीज़ें हैं। एक छोटी सी सर कहावत है कि आपको सक्सेस होना है ना, तो जिसने सक्सेस की है अपनी लाइफ में, उसके पद चिन्हों को आप फॉलो कर लो, आपको सक्सेस का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली देखो, चाइना ने भी जीरो से स्टार्ट किया था। शेंजन है 1980 में वो फिश मार्केट हुआ करता था, ठीक है, मच्छी बाजार हुआ करता था। तो वो मच्छी बाजार से इतने कम सालों में दुनिया की मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक्स
जो भी अप्लाइंसेस हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स हैं, सारे वहीं से क्यों निकल रहे हैं? आप ये सोच के देखिए, इंडिया से क्यों नहीं निकल रहे? तो आप बताइए क्यों नहीं निकल रहे? सर, जो 30 साल पहले उन्होंने किया था, जो अपने देश में चेंजेस लाए थे, इंडिया में वो चेंजेस थोड़े से लेट आए हैं। चाइना में आप फैक्ट्री विजिट करोगे, जो ट्रेडिंग कंपनीज का मैंने एग्जांपल दिया था कि ट्रेडिंग कंपनीज के पास पीओज हैं डिफरेंट बायर से, डिफरेंट कंट्रीज से, करेक्ट। अब उन पीओ को वो फैक्ट्री डेवलप कर रही है। एक फैक्ट्री 1000 ऑफ स्टाइल डेवलप करती है एक ही कैटेगरी के। फैक्ट्री में पहले सर पीओ परचेज ऑर्डर कि भाई एक जैसे जब आपने एक प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, तो आपको पहले एक कस्टमर जो होगा आपका ट्रेडिंग कंपनी को पीओ देगा, और वो पीओ फाइनलाइज होगा, फिर उसके बाद वो जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगी। तो मैं उस प्रोसेस की बात करूँ, इनिशियल प्रोसेस की, तो उसके अंदर जब फैक्ट्री के पास इतने हज़ारों ऑर्डर आते हैं, तो वो सर क्वालिटी कंट्रोल करना भी सीख जाती है। अभी हमारे यहाँ पे चैलेंज यही है जो सबसे बड़ा, अगर हमारे पास वॉल्यूम, क्योंकि इंजेक्शन मोल्डिंग का खेल है, इंजेक्शन मोल्डिंग सारी, अगर हम स्ट्रक्चर की जो शेल की बात करें, करेक्ट, अगर हम बात करें अभी ईयरफोन या मैं क्योंकि अभी थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल भी है, हर घर की डिमांड है, और सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। चाहे ऑनलाइन लगा लो, चाहे ऑफलाइन लगा लो, देश की हर तीसरी शॉप मोबाइल की हो गई है। ठीक है, तो अभी इस सेक्टर के अंदर इंडिया को आगे जाना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो इसमें सर जैसे दो चीज़, मतलब एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, अपना ईयरफोन है, तो ईयरफोन के मैं मानता हूँ उसके 3 कंपोनेंट है, वैसे दिखने में 2 कंपोनेंट होते हैं, बाहर की शेल और अंदर की डिवाइस, करेक्ट। मैं ये कहता हूँ कि जो बाहर की शेल है, जो इंजेक्शन मोल्डिंग से आपकी बन रही है, आप उसको यहाँ पे बना रहे हो, इंडिया में बना रहे हो, जब हमारे पास, और अभी क्या है, हमारे पास एक फैक्ट्री एक स्टाइल बना रही है, और हमारे पास वॉल्यूम है 1 लाख पीसेस का, ठीक है। तो अगर हमारे पास 50 स्टाइल के मल्टीप्लाई बाई 50 स्टाइल के 1-1 लाख ऑर्डर हो जाए, तो वो कितने ऑर्डर हो गए? 50 लाख पीसेस का ऑर्डर हो गया। तो दैट मीन्स उस फैक्ट्री की कैपेसिटी है मास प्रोडक्शन करने की, करेक्ट सर। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकता। ये चीजें नहीं होंगी तब तक आप उस चीज में कुछ नया, क्योंकि सर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री को भी ना मशीन चलाने के लिए एक मतलब एक मैं ये बात करूं कि घर में हाथी पालना आसान नहीं है। तो अगर आपको इंडिया में फैक्ट्री पालनी है तो उसको, अब आपने कहा स्केल का दिक्कत है कि हमारे पास स्केल नहीं है, तो क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं है और प्राइस कंट्रोल भी नहीं है। करेक्ट, जो मैं समझता हूँ। हाँ, तो ये जो स्केल का प्रॉब्लम है ये क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि हम जो बात करते हैं कि MSMEs की, कि भाई मीडियम स्मॉल, इस पे फोकस ज़्यादा रहता है, और बहुत सारी कंप्लेंट्स आते हैं क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हो, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो बिजनेस डाल भी रहे हैं इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं, आप उनसे भी बहुत इंटरेक्शन करते हो। तो ये स्केल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पास जो मतलब मैक्रो पिक्चर है और मैक्रो कंप्लेंट्स हैं, उसमें ये रहता है कि मतलब आज़ादी नहीं है आपको हायर एंड फायर की, लेबर लॉज स्ट्रिक्ट हैं, आपके पास रेगुलेशंस आपके पास इतनी सारी हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बोला जाता है हर एक इंस्टेंस पे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। 10 साल के बाद जो हमने कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, लेकिन 10 साल के बाद भी कितनी सारी रैंकिंग्स चली गई, आई गई, लेकिन वो रियलिटी जो है ग्राउंड पे वो अभी भी उतनी सुहानी नहीं है। तो क्या दिक्कत है स्केल करने में? क्यों मैं अगर कल को फैक्ट्री डालता हूँ MSME में, तो वो उसको मतलब मास प्रोडक्शन करने में क्या दिक्कतें हैं? सर मैं MSME में ना, क्योंकि मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी यंगस्टर्स को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यंगस्टर को पता है कि वो गल्ले वाला बिजनेस नहीं करना, उनको बिजनेस करना है ऑनलाइन, करेक्ट। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। और चाइना में इसका मैं एक थोड़ा सा इसको ना मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूँगा चाइना के साथ इंडिया के साथ क्या हो रहा है। देखिए, हमारे जो MSME हैं या जो यंगस्टर हैं जो ई-कॉमर्स कर रहे हैं, तो एक कंसेप्ट चल रहा है इंडिया में, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो वो काफ़ी पॉपुलर है। क्या होता है ड्रॉप शिपिंग? सर ड्रॉप शिपिंग होता है कि आपने एक प्रोडक्ट लिया और आपने एक प्रोडक्ट देखा जो मार्केट में उसकी डिमांड है, आपने उस प्रोडक्ट को बेचना है, उसका जो सप्लायर है वो कोई और है, आपको सिर्फ वो कस्टमर से उस प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना है,
कस्टमर ने आपकी वेबसाइट, आपकी कंपनी को वो ऑर्डर दिया, उसकी सप्लाई कर रहा है कोई और सप्लायर या वेयर हाउस, वो डायरेक्ट कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। सो दैट कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। इट्स अ सिंपल, ये सब कहीं होता है, इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया के हर देश में होता है। तो जब इंडिया में ये ड्रॉप शिपिंग इतने बड़े लेवल पे चल रहा है और यंगस्टर मुझसे जब मिलते हैं और जब वो बताते हैं कि 3,000 4,000 ऑर्डर पर डे उनके आते हैं अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में। हाँ, ये कॉमन है सर। कॉमन इन द सेंस कि जिनको अच्छे से ई कॉमर्स आता है इंडिया में, वो इजीली ये नंबर गेन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही स्केल करने लग जाते हैं, मैं वो लीगल कंप्लाइंसेस या उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिंपल कंट्रोलिंग बता रहा हूँ आपको। उनको कंट्रोल करने लग जाती है फेसबुक। अब आप समझिए क्यों। जैसे ही एक बच्चे ने नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज किए तो उन्हें एजेंसी अकाउंट लेने पड़ते हैं यूएस के, जिसके लिए डॉलर कन्वर्जन जो 82 होना चाहिए था वो 90 रुपीज़ के हिसाब से एजेंसी अकाउंट परचेज करते हैं एजेंसीज से। बिजनेस कॉस्ट इंक्रीज हो गया। दूसरा, हमारा जो सीओडी है इसी बिजनेस में, हमारे हर बिजनेस का जो एवरेज रिटर्न है, क्योंकि आपका प्रीपेड नहीं है, सीओडी है। क्योंकि देखो, अगर आप अमेजन पे हैं और स्पेसिफिक कैटेगरी में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि कुछ एक ऐसी कैटेगरी है जिनमें कंपनीज उसमें सीओडी नहीं ऑफर करते कस्टमर को, ठीक है। बट अगर आप अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट को बेच रहे हो जिसमें आपको अपने ब्रांड को कंट्रोल करना है, तो इंडिया में 99% आज भी सीओडी पे डिपेंड है ये मार्केट। जो ड्रॉप शिपिंग वाली या सेल्फ ब्रांड वाली जो वाइट लेबल प्रोडक्ट होते हैं उनकी मैं बात करूं तो ये पूरी की पूरी मार्केट डिपेंड है आज भी सीओडी पे, कैश ऑन डिलीवरी पे। तो इंडिया में क्या कल्चर है कि जब कैश ऑन डिलीवरी कोई ऑर्डर कर रहा है कोई बंदा, तो उसका जो आरटीओ है वो 40% तक का है। अब पहले दिन जब उसके पास 200 या 400 ऑर्डर्स आ रहे हैं पर डे, उसको लग रहा है कि वो प्रॉफिटेबल है। 400 ऑर्डर आए, अगले दिन फिर 500 आए, उसने थोड़ा सा स्केल किया, तीसरे दिन उसके पास 1000 ऑर्डर आए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर जो उसके पास आए वो 1900 आए, 400, 500 और 1000। अब चौथे दिन जब वो डिलीवरी होना स्टार्ट हो रहा है, जो एवरेज टाइम ऑफ डिलीवरी है, तब उसको पता चलता है कि पहले दिन के 400 में से उसके 200 रिटर्न है, दूसरे दिन के 500 में से उसके 250 रिटर्न है, जिसमें प्रोडक्ट को भेजने की कॉस्ट 120 रुपीज़ एवरेज है, प्रोडक्ट को वापस मंगाने की कॉस्ट 70 रुपये एवरेज है। उसको प्रॉफिट होगा कैसे 3000 प्रोडक्ट लेके भी। और वो जब स्केल करता है तो उसको एजेंसी अकाउंट परचेज करना पड़ता है इंडिया में, और एजेंसी अकाउंट परचेज करने में उसने डॉलर कन्वर्जन रेट हाई दिया। ये एक्सटेंडेड है क्योंकि वो यूएस की एजेंसी से वो चीज़ें परचेज कर रहा है। इंडिया में फेसबुक उनको अथॉरिटी, कोई एक स्पेशल केस में ये एक्सेप्शन है कि ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन हर किसी के साथ होती है। ये सिचुएशन डिपेंड करती है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, और आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो और क्या कस्टमर सर्विस दे रहे हो जो उनका एल्गोरिथम आपको ऑफर करता है। उसके बाद वो चीज़ें कंट्रोल हो जाती है कुछ फिरंगी कंपनियों से। करेक्ट सर? चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो। सही बात। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ चाइना से। हाँ। चाइना के अंदर जो भी कंपनी है वहाँ पे गूगल नहीं चलता, वहाँ पे बाइडू चलता है, वहाँ पे फेसबुक नहीं चलता, वहाँ पे टिकटॉक चलता है। करेक्ट? तो वहाँ पे जो कंट्रोल है वो देश का कंट्रोल देश के पास है। तो ये जो नया जो इम्पीरियलिज्म है इन फॉर्म ऑफ दीज कंपनीज, वो नहीं है वहाँ पे सर। वो नहीं है, इसके लिए उन्होंने स्टार्टिंग से काम किया है, अपने आप को उन्होंने कंट्रोल किया है। हम लोग उस चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम में मुझे भी विश्वास है ये चीज़ें इंडिया में बहुत बढ़ेंगी। ये आपने मतलब इतनी प्रैक्टिकल बात बता दी ना, मतलब जो हवा में बात करते हैं, जैसे मैंने भी करी अभी हवा में कि रेगुलेशंस का दिक्कत है, वो है सर, वो रहेगी, वो है। लेकिन जो आपने प्रैक्टिकल बात बताई ना, वो एक बिजनेस करने वाला ही उसको बता सकता है कि भाई देखो कितनी आपने मतलब जुड़ी हुई बात बताई कि ये फेसबुक का ये कन्वर्जन वाला जो एंगल बताया, ब्रिलियंट। अब हम चाइना की बात कर रहे थे कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा लोगों को, नहीं तो
रजिस्टर नहीं होता है कि चाइना में और हमारे में सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो चाइना में मैंने स्पेशली ऑब्जर्व की, स्कूलिंग से लेके हॉस्पिटल्स पे, वो इसलिए लोगों को पता होना वही चाहिए। बात कर रहे हैं कि बताना चाहिए कि कितना डिफरेंस और क्या क्या और चीजें हैं। Correct. बिजनेस ठीक है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? सर शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, शुरुआत जो होती है, हमारी शुरुआत होती है हमारे स्कूल से। जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं और जिस इन्वायरमेंट में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों की हमारी जो कंडीशन है, करेक्ट, और सैलरीज कंपैरिजन आप गवर्नमेंट टीचर का चाइनीज़ के जो टीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल के, उनसे करोगे तो आपको इंडिया में वो सैलरीज ज़्यादा हैं। मैं इस पे मतलब कंफर्म हूँ। रूपी कन्वर्जन में भी चाइना के टीचर से ज़्यादा है, ठीक है, बट वहाँ पे जो डेडिकेशन देखने को मिलता है, जो हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम अभी नहीं है। सर जो ये एजुकेशन को लेके जो डिफरेंसेस आते हैं अदर कंट्रीज से और हमारी कंट्री में, वो एक विज़न को लेके चलते हैं। जब एजुकेशन की बात होती है तो एक पर्टिकुलर विज़न होता है एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन को इम्प्लांट करने का आपके बच्चों में, क्योंकि वो आगे जाके आपके देश को संभालेंगे। मैं और आप 20 साल बाद वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम आज बात कर रहे हैं। हमारे बच्चों को हमारे ऊपर आना ही है। तो आज अगर उसका एक विज़न लेके हम चलते हैं, तभी हम प्लानिंग कर सकते हैं 20 साल बाद की। अभी जो बैच शुरू होगा, मान लीजिए शुरू से करते हैं कि आज से 20 साल बाद हमको जो वर्क फोर्स चाहिए उसमें ये स्किल्स चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ चाहिए, और उसके हिसाब से आप विजन तैयार करो, उस हिसाब से आप करिकुलम तैयार करो, उस हिसाब से आप स्कूल बनाओ, उस हिसाब से वहाँ पे टीचर्स रिक्रूट करो, उस हिसाब से उनको तनख्वाह दो, उस हिसाब से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। तो ये एक विजन के थ्रू होगा। तो ये चलो मतलब सर ये विज़न यही है कि जो हमें ना तो चाइना से कंपेयर करना चाहिए, ना अमेरिका से कंपेयर करना चाहिए, हमें कंपेयर करना चाहिए अपने देश में क्या चेंज हम ला सकते हैं एजुकेशन में। जो हमारे वर्क फोर्स में जो स्किल लेबर हमें चाहिए, वो उनके पास जब वो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं या स्कूल से पास आउट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे उनके पास वो रेडी स्किल हो कि वो इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर हो। उनको एक ट्रेनिंग की जो इनिशियल ट्रेनिंग हो, वो इंस्टीट्यूशन उनको दे दे। और तभी वो इंस्टीट्यूशन के पास अगर वो स्किल आ गई, तभी तो वो मैपिंग भी तो करना पड़ेगा, फिर फैक्ट्री वाला मैपिंग, सप्लाई वाला मैपिंग, ये ट्रेड वाला मैपिंग, ये भी तो करना पड़ेगा, तभी तो उस स्किल का फायदा है। सर वो स्किल जब आएगी, देखो आज फैक्ट्रीज को ना खाली ये चैलेंज नहीं है कि पीओ के है, स्किल लेबर का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर कोई असेंबली प्लांट लगा रहा है तो असेंबली प्लांट में भी उसको स्किल लेबर चाहिए, प्रोडक्शन में भी स्किल लेबर चाहिए, करेक्ट। तो वो स्किल लेबर स्कूलिंग से जो बच्चा डेवलप करके आ रहा है, अगर वो स्कूलिंग में ही वो स्किल उसको सिखा दी जाए जो उसको करनी है, तो जब वो फैक्ट्री में जा रहा है तो उसका ट्रेनिंग पीरियड कम हो जाएगा। फैक्ट्री को जो लॉसेस वहाँ पे हो रहे थे वो बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसको आप सैलरी हाइक मान लो, क्योंकि स्किल लेबर है तो उसको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको, और फिर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, क्वालिटी भी ज़्यादा होगी। सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है सर। तो सारी चीज़ों को ना थोड़ा करके पेशेंस के साथ ऊपर लेके आना पड़ेगा। ना तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फैक्ट्री को ऊपर ले आए, ना ऐसा कर सकते नहीं, वो तो मतलब एक विजन के थ्रू करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल जो आता है वो कि कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं, चाहे आप बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके ले लीजिए, चाहे आप लोगों में ले लीजिए, उनके बिहेवियर में ले लीजिए। जब आप इंडिया और चाइना को देखते हो, वहाँ पे बिजनेस करते हो, यहाँ पे करते हो, और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हो एज एन आउटसाइडर, है ना, और जो बाहर यहाँ पे आते हैं बाहर के लोग या धंधा करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए, तो क्या डिफरेंस आपको फंडामेंटल डिफरेंस लगता है? सर मेरे को जो फंडामेंटल डिफरेंस लगता है वो बिजनेस एथिक्स का लगता है। ये थोड़ी सी हार्ड बात हो जाएगी, हार्ड ही करने के लिए बैठे हैं आज। सर जब मैं चाइना में बिजनेस डील करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वहाँ पे जो टाइम लाइन मुझे दी गई है, उनको वो पता है कि टाइम लाइन फिक्स है, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी जो मैंने कहा है, मुझे वही प्रोडक्ट क्वालिटी मिल रही है। जो पैसा मैंने सेट किया है अपनी क्वांटिटी में, मतलब आप ज़्यादा क्वांटिटी लोगे आपका प्राइस डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो जो प्राइस मैंने सेट किया है उस प्राइस में मुझे वही क्वालिटी मिल रही है, तो मैं रिकरिंग कस्टमर बन जाऊंगा उस फैक्ट्री का, बिल्कुल, उस बिजनेस का, करेक्ट। तो और सेम हैपन टू अमेरिका में जैसे हम ई कॉमर्स करते हैं, तो ई कॉमर्स में हमें RTOs नहीं आते, रिटर्न्स नहीं आते अमेरिका में, और सारे ऑर्डर मतलब प्रीपेड, सारे के सारे ऑर्डर प्रीपेड हैं।
COD अमेरिका में नहीं चलता। वहीं इंडिया में मजबूरी है COD चलाने की कि कोई भी बंदा ना तो वो बिजनेस पे बिलीव कर पाता है कि वो जो प्रोडक्ट डिलीवर करेगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा या नहीं, अगर वो प्रॉपर ब्रांड डेवलप नहीं हुआ है। क्योंकि क्या होता है, ये भी डिपेंड करता है, सभी एक जैसे नहीं होते। कई ब्रांड ऐसे होते हैं जिनको पता है कि मुझे मेरे लॉयल कस्टमर को मतलब एक वैल्यू एडिशन करना है, उसको जो प्रोडक्ट है कि वो प्रोडक्ट मैं जब उसको दूं तो वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट ही ना हो, क्योंकि आई एम डिलीवर द बेस्ट क्वालिटी टू द कस्टमर। इस तरीके की सोच रखनी पड़ेगी। छोटे जो भी हमारे बिजनेसेस हैं उनको इस तरीके की सोच रखनी पड़ेगी कस्टमर पर्सपेक्टिव की ओर भी, और सेम जो हमारे कंज्यूमर हैं जो उन प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, जो उसको यूज़ करने के बाद रिटर्न कर देते हैं RTO। ये एक यंग जनरेशन के साथ ना बड़ा चैलेंज है। मेरे को लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि RTO की इतनी बड़ी समस्या है, इतने ज़्यादा ऑर्डर लेने के बाद भी हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो उसका रीज़न है सर, ये भी चीज़ें ना पैरेलली सारी हमें साथ ही लेके चलनी पड़ेगी। एक कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो उसको भी एक मतलब उस चीज़ को सर या तो मतलब हम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है ये कि आपने कुछ ऑर्डर किया और आपने उसको यूज़ करके और फिर रिटर्न कर रहे हो आप। सर ये कॉमन प्रॉब्लम है ये इंडियन मतलब आप कह सकते हो कि जो कम से कम इंडियन कंपनीज हैं उनके साथ अगर आप ये कर रहे हो, और मतलब दे आर वेरी गुड कंपनीज अगर हैं, तो मतलब ये बहुत ही अनएथिकल और मतलब ये भी कहा जा सकता है कि अनपेट्रियोटिक चीज़ आप कर रहे हो। सर यही चीज़ें समझने की है कि पेट्रोटिज़म जो है वो इन्हीं चीज़ों से आता है कि आप अपने देश को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप अभी अमेज़न का लॉस नहीं हो रहा सर, ये लॉस हो रहा है हमारे ही बंदों का। सेलर जो है वो हम ही हैं, हम अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको फ़ी पे कर रहे हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट को अप स्केल करने के लिए एक्सक्लूसिव मेंबरशिप लेके उनको ऐड पे कर रहे हैं। करेक्ट, हमने 2 खर्चे कर लिए, फिर हम उनको शिपिंग पे कर रहे हैं। करेक्ट, उसके बाद इतना कुछ करने के बाद, ब्रांडिंग में पैसा खर्च करने के बाद, फेसबुक में पैसा खर्च करने के बाद, गूगल में पैसा खर्च करने के बाद, जब सोसाइटी से, जब हम कंज्यूमर से उसका RTO आता है, तो वो लॉस अमेज़न का नहीं है, वो लॉस हमारे इंडियन बिजनेसेस का है। तो ये जो एथिक्स हैं सर, ये मैं आप नहीं सिखा सकते, ये सर सबको सीखना पड़ेगा। फैमिली के अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए, ये समझदारी होनी चाहिए कि मतलब अगर धंधे का रूल है सर, मतलब जब सभी बिजनेसमैन एक तरीके से बिजनेस कम्युनिटीज़ बनेंगी और वो जब एथिक्स को संभालेंगी। ये एक्चुअली में एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा ये भी है ना कि लोग यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो धंधा करते हैं। ये सबसे एज अ परसेंटेज अगर आप धंधा करना शुरू करो और आपको पता चले कि ये जो मैं अभी एज अ बिहेवियर मेरा क्या था, कि दूसरे जो धंधे थे उनके प्रति मेरा क्या बिहेवियर था, मैं कैसे डील करता था एक कंपनी के साथ, तो आपको एक पर्सपेक्टिव जो है ना वो धंधे करने वाले का वो आपको मिलता है जब आप खुद करते हो। अभी वो है नहीं, पर्सपेक्टिव ही नहीं है, तो आप समझ ही नहीं सकते कि अगली की प्रॉब्लम क्या है। आप अपने हिसाब से अपना सेल्फिश जो बिहेवियर है आपका वो आप कर रहे हो, लेकिन जब आप बिजनेस रन करते हो तब आपको पता चलता है कि जब अगला सामने वाला ये सब करेगा तो क्या होता है। सर जो बात अभी बिजनेस को लेके आपने कही कि हर किसी इतने नंबर ऑफ बिजनेस अपने इंडिया में नहीं है एज़ कम्पेयर टू चाइना या अदर कंट्रीज़, वो बात बिल्कुल सही है। बट सर एक इसका ना मैं एक छोटा सा इस चीज़ को एक काउंटर करते हुए एक चीज़ बताना चाहूँगा, या मतलब एक वैल्यू इसमें ऐड करना चाहूँगा मेरी तरफ से। सर वो पॉसिबल नहीं है, हर किसी का माइंड बिजनेस नहीं होता, हर कोई बिजनेस फैमिली से नहीं होता, या उसने देखा नहीं होता कि बिजनेस को कैसे पाल पोस के बड़ा किया जाता है। ठीक है, हर किसी के पास बिजनेस करने का पेशेंस नहीं होता। 1000 दिन बिजनेस मांगता है उसको खड़ा करने में, अगर 1000 दिन के बाद वो वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा तो इट्स बेटर कि उसमें या तो अपने कोई प्रोडक्ट को चेंज करो। ये तो बात हो गई बिजनेस की, बट इस चीज़ को कस्टमर से अटैच करना और इस चीज़ की एजुकेशन होना, ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। जब सर हम MBA करके आते हैं और उसके बाद भी हम RTO करेंगे तो सर ये किसकी गलती है? इतना तो मतलब हमें जब बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता है, फिर हम बिजनेसमैन के बारे में ना सोचें। और एथिक्स तो हमको 6ठी 7वीं क्लास से ही वो पुस्तक आती है अलग से, सोशल साइंस में सोशल वो पढ़ाया साइंस की जाता है। पंचतंत्र की कहानियां सर, मतलब इतनी अच्छी अच्छी कहानियां मेरे को आज भी याद है सर। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही सोसाइटी में। तो सर ये सोसाइटी में ना ये बेसिक से चेंज है जो यंग जनरेशन को चाहिए।
जिसकी वजह से उस चेंज को फॉलो करके हम लोग अपने बिजनेसेस को भी ग्रो कर सकते हैं, और जो यंगस्टर हैं जो ये बिजनेस करते हैं, ताकि उनको भी एक बैक स्पॉट मिले कि जो कस्टमर है, इंडियन कस्टमर टिपिकल नहीं रहा, वो एक अच्छी वैल्यू चाहता है, एक वैल्यू मतलब एक वैल्यू चाहता है, और बिजनेस रेस्पेक्ट और एथिक्स समझता है। अच्छा, ये एथिक्स वाले बात पे मैं एक आखिरी सवाल चाइना से रिलेटेड पूछना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि, और ये मतलब जो डील करते हैं वहाँ पे बिजनेस करते हैं, वो ये कहते हैं कि चाइना में बिकॉज ऑफ दीज एथिकल प्रॉब्लम्स वो डील नहीं करना चाहते इंडियन से उतना जितना शायद वो अमेरिका के कंज्यूमर्स या मान लीजिए कोई यूके वेस्ट के कंज्यूमर्स हैं उनसे जितना डील करना चाहते हैं, उतना वो इंडिया वालों से बचते हैं कि बिकॉज ऑफ दीज एथिकल प्रॉब्लम्स। सर अगर मैं पहले इसको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में लेना चाहूँगा, जो अमेरिकन कस्टमर हैं या जो यूरोपियन कस्टमर हैं, उनको ये पता होता है कि उनको प्रोडक्ट क्या लेना है, और हमें क्या पता होता है कि हमारे पड़ोसी क्या बेच रहे हैं। देखो, एक ये पहला तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप दूसरे की नकल करने लग जाते हो, जो इनिशियल इंडियन बिजनेसेस में क्या होता है कि एक फैमिली जो बिजनेस कर रही है, उसी के अराउंड उसी फैमिली से 4 बंदे वही बिजनेस करते हुए निकलेंगे, तो कंपटीशन कौन कर रहा है? फैमिली वाला फैमिली से कर रहा है, रिलेशन भी खराब। आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, नया रिजल्ट देना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो? एक दूसरे के प्राइस को पीटने पे लगे हुए हो। समझ रहे हो सर? तो जब प्राइस डाउन जा रहे हैं, सारी चीजें वैसे रिलेट है, आप बार्गेन करके और नीचे प्राइस लाओगे। सप्लायर वही है, एक सप्लायर है। अब उस सप्लायर से आपकी फैमिली के एक बंदे ने प्रोडक्ट परचेज किया, अब दूसरे को उससे वॉल्यूम में प्रोडक्ट परचेज करना है, तो सप्लायर को तंग करना शुरू कर देगा, भाई तू मुझे थोड़ा कम प्राइस दे। तो ये बार्गेनिंग हमारे ब्लड में है, और ये हम सम्मान के साथ हर कहीं मांगते हैं, चाहे वो नुक्कड़ पे कोई शॉप हो, चाहे जूस वाले भैया हो या आइसक्रीम वाले भैया हो, हमें डिस्काउंट भी चाहिए, हमें मतलब सब्जी लेनी है उसमें, सब्जी लेनी है उसमें। सर जब सब्जी के साथ हमें धनिया और मिर्च ना मिले, जब तक वो सब्जी कंप्लीट नहीं होती, तो सर ये चीज़ें तो हमारे ब्लड में है, ये जाएंगी नहीं। जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स, मतलब जो आप बिजनेस करते हो तो आपको नरेट करते हैं जो सप्लायर्स होते हैं वहाँ पे कि इस तरीके की बार्गेनिंग की कोशिश होती है, शायद उस तरीके का कल्चर चाइना वाले नहीं देखते हैं कि उनका फिक्स प्राइस रहता है, और उसमें जब बार्गेनिंग करने लगते हैं तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम। क्यों? इतना सारा उनके पास डिमांड है, इतने सारा उनको सप्लाई करना है, व्हाई दे विल वेस्ट देयर टाइम लाइक दिस? सर दैट्स ट्रू सर। ये मैं इसमें भी थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा, चाइना, कोरिया और हांगकांग। जो हांगकांग का शॉपकीपर है या सेलर है, वो इंडियंस को देख के उतना खुश नहीं होता जितना वो अमेरिकन्स को देख के होता है। एक डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। करेक्ट। सेम हैपन टू कोरिया। कोरिया वो बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें। कोरियन जो है इंडियंस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है। शोरूम्स में, आप नाइट क्लब में, मैंने यूट्यूब पे ही वीडियो देखी थी काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर्स की कि भाई वहाँ पे बोर्ड लगा रखे हैं, इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है। मैंने प्रैक्टिकल वहाँ पे देखा भी है कि भाई ये डिफरेंस मेरे को समझ में आता है जब हम पूछते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता, नई जगह पे कोई चीज़ पूछनी होती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि चाइना में वो चीज़ बंदे ट्रांसलेट करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। एज़ कम्पेयर टू वो रेशियो मेरे को हांगकांग में उतना नहीं लगा या कोरिया में उतना नहीं लगा जितना मुझे वहाँ पे लगा। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है सर, हर कहीं होता है। जितने भी अपने दिल्ली के होलसेलर्स हैं, ठीक है, जो मोबाइल का काम करते हैं, मोबाइल डिस्प्ले और एसेसरीज़ का काम करते हैं, वो शेंजन में जाते हैं। एक ही मार्केट है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वो मैकडोनल्ड्स वाली मार्केट उसको बोलते हैं, वहाँ पे जाते हैं और आईफोन की जो भी एसेसरीज़ हैं या जो भी फ़ोन के डिस्प्ले वगैरह सब वहाँ से लेके आते हैं। अब वो वहाँ से लेके आते हैं तो चाइनीज़ कस्टमर को ये पता है कि उसने एक प्राइस बता दिया, वहाँ पे एक क्वालिटी चलती है कि ये A++ क्वालिटी है, और उस A++ का प्राइस है 5500। A+ का प्राइस है 5500, A+ का 5200, और A क्वालिटी का प्राइस है 5000। करेक्ट। तो आप, जब हम इंडियन उनसे डील करते हैं, तो अगर डील करूंगा और मैं इसी बिजनेस में हूँगा, तो मैं क्या कहूँगा उसे, A++ दे दो 5000 में। उनको समझ में ही नहीं आएगा सर, पॉसिबल ही नहीं है उनको समझ में आए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो आपको ये कहेंगे आई डोंट हैव A++, वो आपको ये कहेंगे आई हैव
ए क्वालिटी विद 5000, करेक्ट। और उनको ये बताया कि ए क्वालिटी है और 5000 में, और हमें A++ 5000 में चाहिए, तो वो ए क्वालिटी को A++ करके नहीं समझ बेच नहीं आ रहे। रहा है कि वो 500 रुपए का डिस्काउंट मांग रहा है। तो मान लो आपका स्क्रीन का, जैसे हमारा फ़ोन का ख़राब होता रहता है, टूटता रहता है, तो मान लो आईफोन है या हाई एंड जो मोबाइल्स हैं उनका स्क्रीन जो है वो ख़राब हो गया, तो वहाँ पे और यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस? सर ये मैं एक लाइव एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। सर मैं अपना जो मेरा मोबाइल फ़ोन था, इसका मुझे इंडिया में जो कोड किया था, तो मैं इसका रिपेयर कराने के लिए वहाँ पे शॉप पे गया। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि ठीक है मैं रिपेयर कर दूँगी। एक लेडी उस शॉप पे थी, मेरी चाइनीज़ वेंडर मेरे साथ थी। तो उसके बाद उसने कहा कि ये जो सारे काउंटर्स हैं इनमें जाके आप अपनी डिस्प्ले ले लो। S20 मोबाइल था, S20 अल्ट्रा। तो मैंने वहाँ पे सर्च किया, सर्च करना पड़ता है जैसे एक एक काउंटर पे जाके, जिस पे होगी वो हाँ कर देगा, वो आपको बता देगा A+ क्वालिटी है, मेरे पास A ग्रेड क्वालिटी है। तो मैंने कहा भाई मेरे को A++ चाहिए। तो उन्होंने A++ क्वालिटी का मेरे को कोट किया था, करीबन 7000 के समथिंग था, 6500 7000 इतना ही, मेरे को एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं है। तो उसके बाद मैंने वो 6500 रुपये में उससे ख़रीदी, जो भी था 6500 या 7000, 6500 रुपये में मैंने वो स्क्रीन ख़रीदी। मैंने रिपेयर वाली जो लेडी थी उसको वो स्क्रीन दी, अब वो रिपेयर करने लग गई। वो मेरे चाइनीज़ वेंडर से बात कर रही है, मैं उनकी कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं था। थोड़ी देर में जब वो फ़ोन रिपेयर हो गया तो उसने मुझे 2200 रुपये मुझे रिटर्न कर दिए। 6500 की मैंने स्क्रीन खरीद के उसको दी, 100 और उसने मेरे को 2200 रिटर्न कर दिए। तो लगभग 4000 में आपका काम हो गया, जो आपका यहाँ पे इंडिया में 20-22 हजार का 20-22 का हो रहा था। तो वो जब मैंने उससे पूछा कि भाई इसको तो रिपेयर करने के पैसे चाहिए थे, लेने चाहिए थे, इसने मुझे रिटर्न क्यों किया? तो मेरी चाइनीज़ वेंडर ने बताया कि इसने आपकी स्क्रीन में बताया कि इसका जो ग्लास है वो टूटा हुआ है और स्क्रीन जो है ये ओरिजिनल है, तो इसमें जो मार्केट वैल्यू का जो प्राइस है उसके डिफरेंस के बाद भी आपका 100 RMB बच रहा है जो आप ले सकते हो। और अगर आपको नहीं बताती तो आप तो दे ही दिया था 6500 रुपए, उसको कोई देने की जरूरत नहीं थी अगर चीट सर मुझे उसको एक्स्ट्रा पैसे देने थे उसको पेस्ट रिपेयर करने के। तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा अलग ही था कि तो क्या ये एक्सपीरियंस एक मतलब अपवाद था या ये जनरली आपको देखने को मिलता है वहाँ? सर देखिए ये अपवाद ही हो सकता है ऐसा, मतलब मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हैं वो नेगेटिव एक्सपीरियंस भी रहे हैं चाइना में, पॉजिटिव भी रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को किस इंटेंशन से पाना चाहते हो। करेक्ट सर। अगर मेरे को एक प्रोडक्ट 5 रुपए में समझ में आ रहा है और वो मुझे जब 5 रुपए में ही मिल जाता है तो मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो जाता है। और वही प्रोडक्ट जब मुझे 10 रुपए में मिलता है तो मे बी हो सकता है उसकी क्वालिटी की वजह से वो 10 रुपए में मुझे मिल रहा है। मेरे माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए प्राइस था 5 रुपीज़ और वो 10 रुपीज़ में मुझे मिला, तो उसका मतलब ये है कि वो जो एक्सपीरियंस खराब हो गया ना। एक्सपीरियंस मतलब मैं उसको एक्सपीरियंस इसलिए प्लान करके चलूंगा क्योंकि मुझे मेरे माइंड में वो 5 रुपए ही घूम रहा है, एक्सपेक्टेशन वही था। तो ये ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। आपने जो बताया इससे आपके मन में जो चाइना के प्रति जो इमेज हुआ या वहाँ के लोगों के प्रति वो एक अच्छा बना, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो एक जनरली जो कंप्लेंट हम सुनते हैं, खासकर जो फॉरेनर्स आते हैं जो मिडिल क्लास के हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी गोरों को एक ही उससे नज़र से देखा जाता है कि सारे करोड़पति आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे टिकट काउंटर पे कहीं कोई टिकट बांटने वाला हो, कोई भी हो, होटल वाला हो, कोई भी हो, उनको फ्लीस करते हैं यहाँ से 5 गुना 10 गुना उतना प्राइस। तो क्या होता है वो उनका जो इमेज है, दे नो कि रियल प्राइस क्या है। अभी तो पता चल गया, पहले तो चलो नहीं पता था, अब तो पता है सबको। तो जब वो एक्सपीरियंस वो वापस लेके जाते हैं तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये एक प्राइड लेना देश के हर सिटीजन को, हर सर्विस प्रोवाइडर को कि कोई आ रहा है तो उसको अपनी मतलब उसको लूटने की कोशिश ना करना, ये एक बहुत, ये भी एक प्राइड का ही खेल है ना। सब बिल्कुल यही एक पेट्रियोटिज्म ही तो है। ये सब बिल्कुल सही कहा। ये ऑनेस्टी ये सभी में होनी चाहिए और हमें एक ही नज़र के चश्मे से सभी को देखना चाहिए। मतलब हमें किसी को प्राइस जो मैनिपुलेशन होती है उसको जब फॉरेनर आते हैं तो बल्कि उनको हमें बेटर सर्विस के साथ वो प्राइस देना चाहिए जो जेन्युइन है। बिल्कुल। तो वो एक प्राइड
जनरेट करता है। आपने वुमेन की भी बात की कि वहाँ पे रिपेयर करने वाली वुमेन थी, बेचने वाली भी, वेंडर्स भी। तो ये क्या फिनोमेना है चाइना में? सर क्योंकि ये इंडिया में तो आप देखते हो कि सभी मेल डोमिनेटेड है। सर इसके लिए भी मैं एक ना स्पेशल बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अभी आपको ये लगा, तो मेरे माइंड में भी जब मैंने पहली बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, तो मैं एज कम्पेयर टू इंडिया, जो वुमेन पार्ट है चाइना में, वहाँ पे शायद चाइनीज़ लेडीज़ को मतलब ओपननेस ज़्यादा है कि वो हर जगह पे काम कर रही हैं। तो ये बात मेरी वेंडर ने मुझे बताया कि यार वी थिंक कि इंडियन लेडीज़ वर्ल्ड में सबसे मतलब एक तरीके से अपनी लाइफ को फ्रीली मतलब जीती, क्योंकि उनको ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं वो घर पे घर को संभालती हैं, और उनको बच्चे भी संभालने हैं, उनको घर भी चलाना है, और जो जेंट्स हैं वो ऐश करते हैं। तो अपने देश में अपोजिट है। तो इसको मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें ना बैलेंस करना चाहिए लाइफ के अंदर कि तो क्योंकि ये कल्चरल शॉक था आपके लिए सब बिल्कुल था। वहाँ पे वुमेन इतनी वर्क फोर्स में इतनी स्ट्रांगली डेडिकेशन के साथ। सर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक चाइना की मार्केट का बताया, वैसे ही चाइना में एक टॉयज़ के लिए जोन है शेंटो। तो शेंटो में एग्जीबिशंस हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, ये भी एक नई चीज़ है जो पता होनी चाहिए ऑडियंस को। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं शेंटो के अराउंड, वो एक टॉयज़ आप ये कह सकते हो वर्ल्ड की टॉय सिटी है। वहाँ पे सारी जितने भी टॉयज़ बनते हैं उनकी सारी फैक्ट्रीज वहीं पे हैं, उसी जोन में हैं। तो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे सारी फैक्ट्रीज ने मिलके अपने एग्जीबिशन हॉल बना रखे हैं, और उस एग्जीबिशन हॉल के अंदर जैसे अपने काउंटर होते हैं मॉल के अंदर, वैसे ही काउंटर लगे हुए हैं। वहाँ पे सेल परचेज नहीं होता, वहाँ पे डिस्प्ले है कि मेरी फैक्ट्री ने नया प्रोडक्ट बनाया है, तो मेरा प्रोडक्ट वहाँ पे जाके सबमिट हो गया। अब फॉरेन से कोई बायर आता है या कोई भी डेलीगेशन आता है, तो एग्जीबिशन विजिट करते हैं। अब एग्जीबिशन के अंदर जब विजिट कर रहे हैं, तो मैं एक एक्सपीरियंस ये बताना चाह रहा था कि जब मेरी वेंडर थी वो हर जगह मेरे साथ थी, तो करीबन मॉर्निंग में हम विज़िट करने लगे थे, और मेरा जो नीश अमेरिका में था वो टॉयज़ को लेके था। तो हमने करीबन 6 घंटे वहाँ पे पैदल, मतलब सारे एक ही एग्जीबिशन में 6 घंटे लग गए थे मुझे। उसके 4 फ्लोर थे, पर वो इतने बड़े फ्लोर थे, मतलब मेरे को 6 घंटे के अंदर मैं उनको मतलब घूम ही पा रहा था। कि जो मैंने उसका डेडिकेशन देखा मेरी वेंडर का, कि जो भी प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो 6 घंटे मेरे साथ खड़ी है। मॉर्निंग में मेरे साथ उसने 600 किलोमीटर का ट्रेवल किया है बाई कार रोड, जिसमें हमें कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद वो अपना जो है मेरे साथ प्रॉपर तरीके से वर्किंग भी कर रही है। और डाइट जो है, एक सर डाइट के लिए भी मैं बताता हूँ कि हमें जो चाइना में एक ये देखने को मिलता है कि भाई वहाँ पे कुछ भी चीज़ें खाई जा रही है, सिटी वाइज चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में अलग फूड है, साउथ इंडिया में अलग है, गुजरात में अलग है, मिडल साइड ऑफ इंडिया अलग है, नॉर्थ ईस्ट साइड अलग है। ठीक है सर। तो ये डाइवर्स है ये चीज़ें ना, जैसे जैसा जोन होता है वैसे वैसे फूड और क्वालिटी और उसका मिक्सचर चेंज होता रहता है। तो चाइना में भी वही कल्चर है। मैंने उसकी जो मेरी वो थी वेंडर, उसका फूड डाइट मैंने देखा कि वो जो भी अगर वो चिकन इंटेक कर रहे हैं तो दे लाइक इंटेक बॉइल्ड चिकन पूरा प्रॉपर। ठीक है, तो उनकी डाइट में वो है। दूसरा जो बीन्स होते हैं, मॉर्निंग शेड्यूल में मैंने जितने भी स्टॉल्स देखे वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे चाउमीन की स्टॉल होती है, मोमोज की स्टॉल होती है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कंफर्म कर देता हूँ, देखो फैक्ट्री साइड एरिया को छोड़ के, फैक्ट्री साइड एरिया में वो शॉप्स मेरे को दिखी। ठीक है, जो सिटी साइड एरिया है वहाँ पे ऐसा कोई कल्चर मुझे देखने को नहीं मिला। वहाँ पे मुझे देखने को मिला कि या तो जो वहाँ पे हेल्दी फूड न्यूट्रिशन मॉर्निंग में, जैसे मैं जब मेरा डाइट होता था मॉर्निंग में भी खाना खाना है, तो मैं इजीली वहाँ पे जो अपनी मक्की होती है, स्वीट कॉर्न होता है, स्वीट कॉर्न इजीली मतलब आपको मिल जाएगा स्टॉल्स पे वहाँ पे सेंजन के अराउंड। और स्वीट कॉर्न के साथ जो शकरकंदी होती है अपनी बॉइल्ड, वो तो मैंने वो खूब खाया मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में उसी का ही करता था वहाँ पे। तो आप थोड़ा बताइए, आपको इतना एक्सपोजर है मार्केट्स का, चाइना में भी, इंडिया में भी और यूएस में भी, तो किस तरीके के धंधे
जो युवा लोग हैं हमारे उनको करने चाहिए? सबसे पहले मैं सर एक बात कहूँगा कि जो भी यंगस्टर जो भी बिजनेस की बात लेके आता है, तो उसको एक चीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए, बिजनेस और ब्रांड में क्या डिफरेंस है। बिजनेस करने से पहले उसको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि बिजनेस और ब्रांड में क्या डिफरेंस है। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट करने का। आपको जो भी प्रोडक्ट ट्रेडर से मिल रहा है, किसी ट्रेडिंग कंपनी से मिल रहा है या इंडिया की किसी भी होलसेल मार्केट से मिल रहा है, आपको वो बेचना है और अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। और यहीं पे जब आप ब्रांड की बात करते हो तो ब्रांड एक बच्चे की तरह होता है। आपको उस बच्चे को आपको उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना होता है और उसको एक इस तरीके से बड़ा करना होता है कि वो सोसाइटी में वैल्यू एडिशन कर सके। जब भी वो ब्रांड्स बनाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले उनको ना एक इनोवेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन जो मार्केट में चल रहा है। मेरे साथ होता है 90% लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेके इंस्पायर होते हैं, तो उनके माइंड में एक ही होता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रांड बनाना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं उनको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कुछ एक कंपनीज़ का, जैसे लेट्स सपोज बोट है, बोट के बाद फायर बोल्ट है, तो ये सारी कंपनीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हैं। और जो ईयरफोन्स आते हैं हमारे वायरलेस ईयरफोन्स, इनकी रेंज स्टार्ट हो जाती है 250 से स्टार्ट हो जाते हैं और ऊपर तक चलते रहते हैं। तो दैट मीन्स हर एक सेगमेंट अभी रिजर्व है। तो मैं यंगस्टर को कहता हूँ कि यार नकल करना छोड़ो, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप बिजनेस कर सकते हो, पर उसको सोचने का या बिजनेस को बनाने का नजरिया जो है वो थोड़ा सा अलग हटकर सोचो, क्योंकि उसमें पहले से इतना कंपटीशन है। हाँ, और आपसे बहुत बड़े बड़े धुरंधर उसमें घुस चुके हैं पहले ही। हाँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें दूंगा, फिर इसमें मैं 4 चीज़ें और बताऊंगा। एक दिल्ली की कंपनी अपनी प्रोटेनिक्स। सो प्रोटेनिक्स ना सबसे पहले जो हमारे किड्स के जो ये राइटिंग पैड होते हैं, आज ये कॉमन दिख जाते हैं आपको शॉप्स पे, कि उसमें थोड़ा सा मतलब आपको एक छोटा सा पेन, हाँ वो पेन होता है, उसमें ड्राइंग कर सकते हैं। वहाँ से वो कंपनी शुरू हुई थी, अब वो सारे गैजेट्स लेके आए। तो दैट मीन्स प्रोटोनिक्स ने जब अपना ब्रांड बनाया तो उन्होंने अपना एक SKU जो था उसको अच्छे से प्रिपेयर किया, मार्केट में उसको सप्लाई किया, उसकी क्वालिटी कंट्रोल रखी और उसको अपग्रेड करके उसमें वेरिएशन दिया, अपने SKU उसी के अंडर बढ़ाए। SKU भी एक्सप्लेन कर दो सर। SKU होता है कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आप अपने प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, एक कैटेगरी के अंदर आपने एक प्रोडक्ट लेके आया है, तो आप उस प्रोडक्ट के अंदर स्टॉक कीपिंग, SKU की जो फुल फॉर्म है वो स्टॉक कीपिंग यूनिट हो गया। जब आप अपने प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी के अंदर कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो आपको ये देखना है कि उस कैटेगरी के अंदर आप कितने SKUs लेके आ रहे हो। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी लेके आ रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर आपके पास ईयरफोन भी हो सकता है, वायरलेस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। तो मैं ये कहता हूँ आप जब ब्रांड बनाने की सोच रहे हो तो आप एक सिंगल प्रोडक्ट लो जो आपको समझ में आए कि मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट का गैप है और आप वो गैप फुलफिल कर सकते हो, तो आपको ब्रांड बनाना आ जाएगा। आपको उसकी सप्लाई कस्टमर से आ जाएगी आपको। और यहीं आप अगर खाली वही चीज़ें सोचते रह जाओगे कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो गैजेट्स कंपनी है, वो जो गैजेट्स बना रही है मेरे को उसी रेंज में गैजेट सप्लाई करना है, तो सर उनका जो मार्केट वैल्यू, उनका जो मार्केट कैप्चर है या उस प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग है, नेम रिकॉल है, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो वो चीज़ें अगर आपके पास फंड्स, मतलब एक इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा फंड्स इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, फिर तो अलग बात है। आप अच्छा PR करके और एक अच्छी सेलिब्रिटी को हायर करके उस ब्रांड को प्रमोट करते हो, उसमें डेड लेते हो, तो वो चीज़ें पॉसिबल हैं। बट इन केस जब आप यही चीज़ें एज ए लाइक विदाउट मनी या स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपने ब्रांड पे, उस SKU पे फोकस करना पड़ेगा जिसको आप अपना ब्रांड बनाने वाले हो। पहली चीज़ ये है, ये चीज़ डिफरेंस आपको समझाएगी कि ब्रांड और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। उसकी मास सेलिंग पे ध्यान मत दो, उसकी ब्रांडिंग पे ध्यान दो, उसकी क्वालिटी पे ध्यान दो, उसके कस्टमर पे ध्यान दो। अब सर लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट बेचा और वो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का ही था, आपने एक मसाजर, लेट्स सपोज अभी एक कॉमन प्रोडक्ट आने वाला है, मैं यहाँ पे थोड़े से प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ क्योंकि हमारा जो स्क्रीन टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा है। चाहे बंदा IT में हो, चाहे बंदा नॉन IT में हो, गाँव से हो, शहर से हो,
स्मार्टफोन हर घर में छोटे से बच्चे के हाथ में भी दिख जाता है आपको। बिल्कुल। तो जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है आजकल ना। आई मसाजर्स आ रही है और क्योंकि मैंने वो काफ़ी सारी ना डिज़ाइन करवाई थी आई मसाजर्स, तो मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है। वो क्या करेंगी, आप जब आई मसाजर को अपने आँखों पे लगाओगे तो वो हीट वेव्स भी होती है उसके अंदर आपके जो आई पॉइंट्स होते हैं वो भी कंप्रेस करती हैं। मतलब आपको इतना रिलैक्स फील होगा कि वो आपकी आई की बहुत अच्छे से मसाज कर रही है। एयर फ्लो भी होता है उसके अंदर, सारी मतलब काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं जो ऑटो मोड में चलते रहते हैं। करेक्ट सर। तो ऐसे प्रोडक्ट को ऐसे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट की डिमांड है। अब मैं आई मसाजर कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी आई मसाजर में घुस जाओ। करेक्ट। मसाजर के अंदर भी आपको 200 कैटेगरीज मिल जाएंगी। कोई नेक मसाजर है, कोई हेयर मसाजर है। जैसे आजकल हर घर में कॉमन प्रॉब्लम है कि हेयर फॉल, क्योंकि सिटीज़ में जो वाटर का जो क्वालिटी है इंडिया में वो काफ़ी प्रॉब्लम है, लोकल सिटीज़ में भी, मेट्रो सिटीज़ में भी। तो हेयर फॉल की समस्या हर घर में है, हर मतलब मेल फीमेल सब में है। तो हेयर मसाजर्स आते हैं कि आपने ऑयलिंग किया। पहले हमारी दादी होती थी वो हमारे सर के ऊपर मसाज करती थी, तो आजकल वैसी मसाजर्स आते हैं, हेयर मसाजर्स, और उसमें भी क्वालिटी डिफरेंस और मतलब बहुत सारी वैरायटी है। तो मतलब आप जो बेसिकली कह रहे हो कि अपने आसपास देखो भारत की समस्याएं क्या क्या हैं। करेक्ट। समस्याओं से ही तो समाधान निकलेगा ना। आप समस्याएं ढूंढो, आप समस्याएं ऐसे प्रोडक्ट्स देख के, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हैं जो समस्याओं का समाधान कर चुके हैं उनके साथ क्यों compete कर रहे हो। एग्जैक्टली। आप जो प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं निकला है उनको करो। सर मैं एक जैसे यहाँ पे एक छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। ऐसे ही मतलब बात करते करते मेरे को ध्यान में आ गया था। जैसे हाँ, एक कॉमन समस्या है, मतलब ऐसे ही इनोवेशन होता है प्रोडक्ट्स का ना कि अब मेरी कार की मैं यहाँ पे अपनी कार लेके आया था तो मुझे नहीं पता कि अभी मेरी कार की कहाँ पे है। ठीक है। तो जैसे हमारे वॉइस असिस्टेंट्स है, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं एक डिवाइस के अंदर। आपकी मतलब आप एक डिकोड कर दो एक वॉइस कि वेयर इज़ माई की, तो वो आपको बीप की आवाज़ देते हैं। वो एप्पल टैग वाला वही सिस्टम, एप्पल टैग वाला। तो ये छोटी छोटी इनोवेशन आप कार की में डाल दो। करेक्ट सर, ये इनोवेशन हो गई, यही सारी चीज़ें। तो ऐसी ऐसी चीज़ें सर थोड़ी सी सोचनी पड़ेंगी, मार्केट से हटके काम करना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट चल रहा है तो उसके गैप को समझना पड़ेगा ब्रांडिंग के लिए कि मैं उसको उससे बेटर कैसे दे सकता हूँ कस्टमर को कि वो मुझसे खरीदे। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, 130 करोड़ लोग हैं, तो जो स्केल ऑफ प्रॉब्लम्स है वो भी दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है सर। हमारी समस्याएं बहुत हैं और उनके सॉल्यूशंस हम नहीं ढूंढ रहे हैं। अब जैसे मैं हरियाणा से हूँ, आप हरियाणा से हो, हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या आती जा रही है जो पिछले एक जनरेशन से आ रही है कि जो खेत का साइज़ है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि बढ़ता गया। किसी के पास आधा एकड़ बचा है, किसी के पास 1 एकड़ बचा है, 2 एकड़, मैक्सिमम 3 एकड़, इस टाइप का हो गया है। अब उसमें आप स्केल नहीं कर सकते, प्रॉफिटेबल नहीं है एग्रीकल्चर, इसलिए सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो किसी ने भी यहाँ पे क्यों नहीं सोचा कि वर्टिकल फार्म्स बनाओ। करेक्ट सर। ये बाहर क्यों गए, बाहर से क्यों आ रहा है ये इनोवेशन? ये तो हमारे में करना चाहिए था कि ये भाई ये हो रहा है, हमको स्केल करना है, तो आप वर्टिकल फार्मिंग यहाँ पे क्यों नहीं इनोवेट हुआ? सर ये चीज़ें जैसे बाहर से जो मैंने ये बातें सर वहीं से स्टार्ट हो गई। ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है एक विज़न से। हमारा खेती को लेकर भी फर्स्ट डे से एक विज़न होगा। तो वर्टिकल जो फार्मिंग है या जो ड्रोन से आपकी ड्रोन की एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी फार्मिंग में है, या फिर जो अभी हमारे ये ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं खेती के लिए, ऑल वेदर, इतने 1 एकड़ वाला तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। विजन सर, एक विजन होगा। विजन होगा तो विजन में सर वो एक्सपेंस कम हो जाते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे बनेगा चीजें तो वो एक्सपेंस कम हो गया। अगर ड्रोन आपको बाहर से 1 लाख का ड्रोन खरीदना पड़ रहा है और यहाँ पे अगर आप खुद बना रहे हो 10,000 में, तो हो गया ना, कॉस्ट अफोर्डेबल हो गई चीज़ें। सर अफोर्डेबल हो गई, उसके लिए सर वही है, एक विज़न होगा ना सर। ऐसा नहीं होता कि आज जब आपका खेत 10 पार्ट में डिवाइड हो गया तब आप उसके बारे में सोचो कि यार अब मैं कैसे खेती करूँगा। आपको वो चीज़ 10 साल पहले सोचनी पड़ेगी। तो वैसे ही खेती में वर्टिकल खेती को लेके या ऐसे जो चैलेंजेस हैं उसकी प्लानिंग सर पहले से होती है और उनको एग्जीक्यूशन भी करना पड़ता है, और फिर उनके जो रिकरिंग चेंजेस आते हैं उनको भी समझ के
उस पर फिर से कॉल लेनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो मतलब आप एक जो रामबाण है वो ये है कि अपनी अराउंड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखो, स्टडी करो, ऑब्जर्व करना सीखो। और समस्याएं इतनी हैं कि हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे आपको, हर गांव में, हर शहर में एक प्रॉब्लम तो पक्का मिलेगी जिसको आप सोल्व करने के लिए अपने, अगर आप डेडिकेट करोगे अपनी लाइफ को, तो वो आपको वैसे ही मतलब कह सकते हो कि $1 बिलियन में की तो कंपनी आप खड़ी कर सकते हो आराम से। सर जो हमारा ये टेम्परेचर वाला, जो बच्चों का टेम्परेचर आजकल आप देखते हो, टेम्परेचर मापने की मशीन होती है एक छोटी सी, सो वो चाइना से, मतलब चाइना का मैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बताता हूँ, उसका 20 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट है। अच्छा, 20 रुपीज़ बस। वो चीज़ें सर यहाँ पे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक आउटर शेल है, एक इंटीग्रेटेड डिवाइस है। अभी सेमीकंडक्टर जो रेवोल्यूशन इंडिया में आ रहा है, ठीक है सर, एक दिन में नहीं बनता। देखो मैं तभी कहता हूँ, अगर हम चाइना से कंपेयर करते हैं या चाइना की बातें करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिवली उसको नरेट करें। नहीं, बिल्कुल। हमें उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में वो कंपैरिजन हमें क्या सिखा रहा है कि इन फ्यूचर जो चैलेंजेस फेस उन्होंने किए थे, उन चैलेंजेस से निकल कर उन्होंने कुछ हट के सोचा जिससे आज वो सक्सेस हो गए। तो हमें अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आगे आने वाले 20 सालों में हमारे जो पेट्रोल वाले व्हीकल है वो खत्म हो जाएंगे, करेक्ट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ जाएंगे उनकी रिप्लेसमेंट में। तो हमें आज से प्लान करना पड़ेगा कि हमें जब ये सिचुएशन आएगी तो मार्केट के अंदर क्या क्या और चेंजेस आने हैं। ठीक है, ये तो है बिल्कुल। तो और अगर आज इंपोर्ट की भी बात करते हैं किसी चीज की जो हम नहीं बना सकते, तो वो बुरा नहीं है। वो हमारी जनरेशन को एक कस्टमर डीलिंग सिखा रहा है, एक ब्रांड बिल्डिंग सिखा रहा है, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिखा रहा है, प्रोडक्ट सोर्सिंग सिखा रहा है। तो जब वो हमारे देश में बनेगी तो ये सारी एक्टिविटी उन बिजनेसेस को भी काम आएंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो सबको सीखनी चाहिए, और ये इन इनसाइट से ही आपका बिजनेस भी बनेगा। बहुत सारी बातें की हमने चाइना से, हमको क्या सीखना चाहिए, चाइना कहाँ पे है, और जो आजकल के युवा हैं वो क्या क्या बिजनेसेस वो कर सकते हैं, क्या धंधा। तो इसका अगर मैं सार इस पूरे कॉन्वर्सेशन का करूं तो चाइना से ये धंधा सीखो भाई, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक सक्सेसफुल मॉडल बनाया है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो सबको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और हमको सिर्फ उनसे अच्छी चीज़ें सीखनी है कि ये हम भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमसे पीछे थे, अगर वो हमसे आगे निकल गए हैं और वो क्यों निकले हैं ये हमको डिस्कस करना चाहिए। आप भी अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी। सर थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही बढ़ते रहें आगे और ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें जो युवा लोग हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, इतने बिजी आपका शेड्यूल है, तो आप यहाँ पे आए और हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।